तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम बॉन्ड वैल्यूएशन के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बॉन्ड वैल्यूएशन, जो दो वर्ड्स हैं बॉन्ड और वैल्यूएशन, पहले मैं बॉन्ड को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है और बॉन्ड काम कैसे करता है। तो बॉन्ड यानी कि डिबेंचर्स, जैसे आपने सुना होगा कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए, तो वही तरीके का बॉन्ड है। इसीलिए बॉन्ड और डिबेंचर्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो डेट यानी कि लोन का काम करें। साथ साथ आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स को भी यहाँ पे कवर कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी अलग अलग तरीके से बॉन्ड्स इशू करती है। मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड बेचती है और पैसा रेज करती है किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वो कहलाता है बॉन्ड। तो डिबेंचर्स हो गया, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, सब बॉन्ड के अंदर में आते हैं। अब बॉन्ड काम कैसे करता है, तो आइए डिस्कस करते हैं। कि एक इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो उसने क्या किया, किसी कंपनी के बॉन्ड परचेस कर लिए। अगर आप किसी कंपनी के बॉन्ड परचेस कर लोगे तो होगा क्या, तो आप पैसे दोगे कंपनी को, जी हाँ, और कंपनी आपको बॉन्ड देगी। बॉन्ड एक तरीके का अग्रीमेंट है, एक तरीके का पीस ऑफ पेपर है जो आपको दिया जाएगा और आप कंपनी को पैसे दे देंगे। कंपनी ने पैसा रेस कर लिया। ये कंपनी का जो पैसा है, जो कंपनी ने रेस किया, ये लोन के रूप में रहता है, यानी कि डेट के रूप में रहता है। मतलब जब भी कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है या बॉन्ड इशू करती है, मतलब वो किसी से लोन लेना चाह रही है, इसका मतलब ये होता है। तो अगर कंपनी ने किसी से लोन लिया तो क्या होगा, तो पीरियोडिक इंटरवल्स में 1 साल, 6 महीना, हर महीना, जो भी अग्रीमेंट का पार्ट हो उसके हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगी। कौन? कंपनी। किसको? इन्वेस्टर को। तो इन्वेस्टर को जो मिलेगा वो मिलेगा इंटरेस्ट। कौन देगा? कंपनी देगी, रेगुलर इंटरवल्स पे। और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद कंपनी एक रिडेम्पशन अमाउंट पे कर देगी, RA बोलते हैं जिसको, इन्वेस्टर को, और वो बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो बॉन्ड है वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हुआ क्या? तो हुआ ये कि इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करनी थी, उसके पास सेविंग्स थी बहुत सारी, तो उसको इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो उसने किसी कंपनी को पैसे दे दिए एज एन इन्वेस्टमेंट, और कंपनी से उसने बॉन्ड ले लिया, यानी कि डिबेंचर्स ले लिया। अब कंपनी उसको क्या देगी, एक तो रेगुलर इंटरवल्स पे इंटरेस्ट पे करेगी, और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर टाइम होने के बाद, मान के चलो 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये जब भी पीरियड ख़त्म होगा, इस पीरियड के एंड में एक रिडेम्पशन अमाउंट पे ऑफ कर देगी। जब रिडेम्पशन अमाउंट पे ऑफ हो जाएगा तो एक तरीके से लोन रीपेमेंट हो जा रहा है और वो बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टर जो है रिटर्न क्या क्या कमा सकता है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट से जो इन्वेस्टर है वो दो तरीके का रिटर्न कमाएगा। एक होगा इंटरेस्ट के रूप में, एक होगा कैपिटल अप्रिसिएशन के रूप में। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जब मैंने रिटर्न पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि बॉन्ड्स, डिवेंचर, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट एक्सेट्रा में इंटरेस्ट जो होता है वो तो एक रिटर्न होता ही है, साथ में एक कैपिटल अप्रिसिएशन का भी रिटर्न होता है। कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब ये हमारे केस में कि जो रिडेम्पशन अमाउंट हमें रीपे होगा, माइनस कर देंगे उसमें से इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मतलब अगर मैंने कंपनी को 100 रुपये का लोन दिया था, तो ज़रूरी नहीं है कि रिडेम्पशन भी मुझे 100 रुपये पे करे। क्या मतलब ये कि अगर मैंने 100 रुपये का कंपनी का बॉन्ड लिया था, तो क्या पता कंपनी मुझे 120 रुपीज़ दे दे रिडेम्पशन के टाइम। मतलब 100 रुपये के लोन के पीछे 120 रुपये मिले और साथ में इंटरेस्ट भी मिला, ऐसा होता है। तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे को दो तरीके का फ़ायदा हो गया। क्या क्या? एक तो जो मैंने 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा था उस पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था, साथ ही साथ 120 रुपये मुझे मिल गए इस बॉन्ड के बिहाफ में। मतलब 120 रुपये का बॉन्ड बिक गया 100 रुपये वाला, तो 20 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न मिल गया। तो ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न है कैपिटल अप्रिसिएशन कहलाता है, जो कि निकलता है RA, रिडेम्पशन अमाउंट माइनस इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मतलब आपने कितने पैसे का लोन दिया था, उसके बाद आपको कितना रीपे हुआ। तो RA जो है वो एक तरीके का लोन रीपेमेंट की काम कर रहा है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो लोन का काम कर रहा है। ऐसे समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा
कि कंपनी का जब आपने बॉन्ड परचेज किया तो कंपनी को आपने लोन दिया, मान के चलो 100 रुपये का। अब कंपनी को जब वो लोन की वापसी करनी थी तो कंपनी खुश होकर आपको 120 रुपये देना चाह रही है, ज़्यादा वापस करना चाह रही है। तो 100 रुपये के लोन के पीछे 120 रुपये लौटा के मिला तो 20 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। वो 20 रुपीज़ के साथ साथ इंटरेस्ट भी मेरा रिटर्न कहलाएगा। तो मेरा इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड, डिबेंचर, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, और मेरा रिटर्न है इंटरेस्ट प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन। अभी जो हमने डिस्कस किया उसको फिगर्स के साथ डिस्कस करते हैं कि आज यानी कि टुडे, इसको हम बोलेंगे ईयर 0 बाय 0। आज मैंने कोई बॉन्ड को बाय कर लिया। जब मैंने बाय किया तो 100 रुपये का था। ये जो 100 रुपये मैंने बाय किया ये कहलाएगा मेरा इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आप पढ़ चुके हो कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट हुआ आपकी 100 रुपये की। अब ये जो आपने पैसे दिए 100 रुपये, ये कहलाएगा एक्चुअल प्राइस, जिसे कहा जाता है P0। तो अभी मैं कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज बॉन्ड चैप्टर के आपके सामने रखने वाला हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैंने पैसे पे किए उस बॉन्ड के लिए वो कहलाता है एक्चुअल प्राइस, और वो रहेगा P0। अब कंपनी 3 तरीके से बॉन्ड बेच सकती है। पहला है इशूड एट डिस्काउंट। इशूड एट डिस्काउंट का मतलब है कि P0 इज लेस देन FV। FV का मतलब होता है फेस वैल्यू। मतलब वो बॉन्ड भले 100 रुपये का हो, कंपनी ने उसको 90 रुपीज़ में रिलीज़ कर दिया। फिर से एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर वो बॉन्ड मान के चलो 150 रुपीज़ का है, 150 रुपये का है, बट कंपनी ने वो 100 रुपये में बेच दिया, डिस्काउंट में बेच दिया, क्योंकि 150 में कोई लेने के लिए रेडी नहीं था। तो कंपनी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम 100 रुपये में बेच देंगे। तो जो जो 100 रुपये दिया उसको बॉन्ड मिल गया। यानी कि कंपनी ने जो बॉन्ड इशू किया उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है, बट एक्चुअल में जो प्राइस मार्केट में चल रही थी वो कम है। तो P0 इज लेस देन FV यानी कि फेस वैल्यू। दिस इज नोन एज बॉन्ड इज इशूड एट डिस्काउंट। दूसरा केस, बॉन्ड इशूड एट पार। ये तब होता है जब P0 FV सेम होता है, यानी कि P0 और फेस वैल्यू सेम होता है। कि अगर 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, मतलब 100 रुपये का वर्थ का है और 100 रुपये में ही बिक रहा है, तो दैट इज नोन एज इशूड एट पार। एक होता है इशूड एट प्रीमियम। इशूड एट प्रीमियम कब होगा? जब एक्चुअल प्राइस ज़्यादा होगी और फेस वैल्यू कम होगा। मान के चलो एक्चुअल प्राइस 100 रुपये थी और फेस वैल्यू 50 रुपीज़ है, मतलब 50 रुपये का एक्चुअली बॉन्ड है, 100 रुपये में बिक रहा है। का क्या कारण हो सकता है इसका? कि ये हो सकता है कि कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत डिमांड है उस कंपनी के, बॉन्ड परचेस करने के लिए पूरे लोग लाइन में खड़े हुए हैं कि जैसे तैसे उसका बॉन्ड मिल जाए। तो जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो वो बहुत हैवी प्राइस में बिकता है। यहाँ पर भी वही है कि इशूड एट प्रीमियम का मतलब एक्चुअल प्राइस P0 इज मोर देन फेस वैल्यू। तो 3 तरीके से बॉन्ड इशू हो सकते हैं। इशू होने का मतलब ये वाला स्टेज जो अभी हमने डिस्कस किया, ये वाला जो स्टेज है इसे इशू का स्टेज कहा जाता है, जहाँ पे आप यानी कि इन्वेस्टर पैसा देता है कंपनी को और कंपनी बॉन्ड देती है। तो इसको कहा जाता है कि कंपनी ने बॉन्ड इशू की है। तो 3 तरीके से बॉन्ड इशू हो सकते हैं, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम। आगे बढ़ते हैं। अभी जो बॉन्ड है ये 5 साल का बॉन्ड है। 5 साल यानी कि इसकी मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स की है। तो जो मैच्योरिटी पीरियड होती है 5 ईयर्स की उसको कहा जाता है एन। तो एन का मतलब यहाँ पे 5 ईयर्स है। इसका मतलब कि जो बॉन्ड की लाइफ है, लाइफ वो 5 ईयर्स की लाइफ है। 5 साल बाद बॉन्ड मर जाएगा, यानी कि नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इन 5 सालों तक क्या होगा? 5 सालों तक मुझे एक फिक्स्ड कूपन मिलता रहेगा, 15 रुपीज़, 15 रुपीज़, 15 रुपीज़, 15 रुपीज़, 15 रुपीज़। ये कूपन अमाउंट, ये आपका इंटरेस्ट है जो मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले सेकेंड स्टेज पे, कि आपको एक इंटरेस्ट मिलता है पीरियोडिक इंटरवल्स पे। तो यहाँ पे इंटरवल जो है वो 1 साल का है, यानी कि अगर बॉन्ड 5 साल की लाइफ का है तो हर साल मुझे 15 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। इस इंटरेस्ट को हम कहते हैं कूपन अमाउंट। ये कूपन अमाउंट कैलकुलेट कैसे होता है? कूपन अमाउंट कैलकुलेट होता है कूपन रेट मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू या पार वैल्यू। फेस वैल्यू को ही पार वैल्यू कहा जाता है। तो अगर कूपन का रेट 10% है और फेस वैल्यू 150 है तो कूपन का अमाउंट आ जाएगा 15 रुपये, 15 रुपीज़।
एक और चीज़ लिखी है कि फेस वैल्यू यूज़ करना है, P0 यूज़ नहीं करना। मतलब कूपन निकालते समय यानी कि इंटरेस्ट निकालते समय आपको फेस वैल्यू का इस्तेमाल करना है, P0 यानी कि एक्चुअल प्राइस का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हर किसी के लिए मतलब हर इन्वेस्टर के लिए P0 अलग अलग होगा, उसने अलग अलग प्राइस पे खरीदा हो सकता है। बट कंपनी जो कूपन पे करती है वो एक फेस वैल्यू पे पे करती है, यानी कि एक फिक्स्ड पे करती है। 10% of 150 will give you 15 rupees. This is the coupon amount, which is nothing but the interest. 5 साल के अंत में क्या हुआ? 5 साल के अंत में ये बॉन्ड रिडीम होगा। रिडीम होगा यानी कि कंपनी कुछ पैसा देगी और बॉन्ड खत्म हो जाएगा। मान के चलो कंपनी 200 रुपये देना चाह रही है, मतलब 100 रुपये का मैंने बॉन्ड खरीदा, 15 रुपये मिले 5 साल तक और 5वें साल में 200 रुपये भी मिला। इस 200 रुपये को कहा जाएगा रिडेम्पशन अमाउंट RA। अब कंपनी जैसे 3 अलग अलग तरीके से इशू कर रही थी बॉन्ड को, 3 अलग अलग तरीके से रिडीम भी कर सकती है। पहला केस की रिडीम्ड डिस्काउंट, मतलब रिडेम्पशन अमाउंट RA इज लेस देन फेस वैल्यू, मतलब जो उसकी फेस वैल्यू उसके नीचे पे रिडीम करे। दूसरा है रिडीम्ड एट पार, यानी कि जो उसकी फेस वैल्यू है उसी पे रिडीम कर दे। और तीसरा है रिडीम्ड एट प्रीमियम, यानी कि रिडेम्पशन अमाउंट इज मोर देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कम है, रिडेम्पशन अमाउंट ज़्यादा है। हमने जो एग्जांपल लिया उसमें अगर हम देखें तो हमको पता चलेगा कि कंपनी ने इशू किया है डिस्काउंट पे। कैसे? 100 रुपये में मैंने खरीदा P0 और 150 रुपीज़ उसका फेस वैल्यू है, यानी कि ये वाला केस एप्लीकेबल है जहाँ पे 100 रुपीज़ इज लेस देन 150, मतलब कंपनी ने बॉन्ड इशू किया डिस्काउंट पे। अब रिडेम्पशन में आते हैं। रिडेम्पशन में अगर आप देखोगे तो रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, क्योंकि 200 रुपये पे रिडीम हो रहा है और फेस वैल्यू सिर्फ 150 है, तो रिडेम्पशन एट प्रीमियम हो रहा है। तो बॉन्ड की कहानी ऐसे चलती है कि सबसे पहले आप बॉन्ड परचेज करते हो, अलग अलग इंटरवल्स पे आपको कूपन मिलता है, कूपन यानी कि इंटरेस्ट मिलता है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसे कहते हैं मैच्योरिटी पीरियड का एंड, वहाँ पे आपको एक रिडेम्पशन अमाउंट मिलता है और बॉन्ड का चैप्टर क्लोज हो जाता है, यानी कि बॉन्ड कैंसिल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है बॉन्ड। तो इस तरीके से काम करता है बॉन्ड। अब आते हैं वैल्यूएशन पे। बॉन्ड वैल्यूएशन के चैप्टर में आप बॉन्ड की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। बॉन्ड की कौन सी वैल्यू? तो बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकालने जा रहे हैं, यानी कि बॉन्ड की आज की वैल्यू निकालना सीखेंगे। यहाँ पे हमें फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प करेगा। फंडामेंटल एनालिसिस हमने सिक्योरिटी एनालिसिस के चैप्टर में देखा था कि वो काम कैसे करता है, उसमें क्या क्या चीज़ों का एनालिसिस होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी थी कि वो ही इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट देता है कि ट्रू वैल्यू या फेयर वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल प्राइस से अलग होती है। ये जो कंसेप्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू का, वो इस पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से जब आप बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकालने जाएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू दो तरीके से हो सकती है। एक होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि IV0, और एक उसकी होगी एक्चुअल वैल्यू जिसे एक्चुअल प्राइस भी कहा जाता है, P0। तो बॉन्ड की जब प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी तो वो या तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो सकती है या तो एक्चुअल वैल्यू हो सकती है। आइए देखते हैं। अब जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ कि ईयर 0 पीरियड है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 साल तक मुझे 15 रुपये मिलेगा और एंड में मुझे 200 रुपीज़ मिलेगा। अब जब बॉन्ड वैल्यूएशन करना पड़ेगा, मतलब इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इन सबको पीछे पुल करना पड़ेगा या टानना पड़ेगा। तो पीछे पुल करेंगे, टानेंगे, या आप इसको बोल सकते हो इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो जैसा कि इक्विटी वैल्यूएशन में या फिर सिक्योरिटी एनालिसिस में डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल देखे थे जिसमें आने वाले डिविडेंड को डिस्काउंट किया जाता है शेयर्स के केस में, वैसे ही आने वाले कैश फ्लोज यानी कि कूपन और रिडेम्पशन अमाउंट को डिस्काउंट किया जाता है बॉन्ड में। तो क्या फ़र्क हो गया? फ़र्क ये होगा कि इक्विटी वैल्यूएशन में शेयर की बात कर रहे थे और शेयर का जब प्रेजेंट वैल्यू निकालना रहेगा तो हम डिविडेंड्स को डिस्काउंट करेंगे, आने वाले डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे।
वैसे ही बॉन्ड वैल्यूएशन में हम आने वाले कूपन्स और रिडेम्पशन अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, यानी कि उनको डिस्काउंट करेंगे। बॉन्ड की जो प्रेजेंट वैल्यू है, जैसा कि मैं बताया, वो दो तरीके से आ सकती है, या तो P0 हो सकती है या IV0 हो सकती है, फंडामेंटल एनालिसिस ने बोला। अब ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से रेट से पुल कर रहे हो, कौन से रेट ऑफ रिटर्न से पुल कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। तो दो तरीके के हमारे रेट ऑफ रिटर्न आ रहे हैं हमारे सामने। एक है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और एक है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमने इसको देखा था, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को RE कहते हैं और एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न को ER कहते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बोलते हैं इसको। तो अगर आप RE यूज़ करके प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी, और अगर आप एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ER को यूज़ करेंगे तो P0 आएगा। बॉन्ड के चैप्टर में इस ER को ER वर्ड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, YTM। मतलब शेयर्स में जो काम ER कर रहा था वही बॉन्ड में YTM करेगा, दोनों का नेचर सेम है, यील्ड टू मैच्योरिटी का और ER का। कि जब भी आप RE यूज़ करेंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इन सारे के सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को पुल करने का, यानी कि डिस्काउंट करने का, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, तो आपका आंसर जो आएगा वो बॉन्ड की वैल्यू तो आएगा ही आएगा, बट वो रहेगा इंट्रिंसिक वैल्यू। और जब जब आप YTM का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी वाले रेट का इस्तेमाल करेंगे आने वाले कैश फ्लोज को पुल करने का, यानी कि डिस्काउंट करने का, तो आंसर आएगा P0। बहुत सारे क्वेश्चंस के जब आंसर्स हम पढ़ते हैं तो बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड वैल्यू लिख के छोड़ देता है। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं हर बार ये स्टेट करूं कि वो बॉन्ड की वैल्यू IV0 है या P0 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे RE और YTM को क्या क्या कहा जाता है उसको देख लेते हैं। RE is also known as going interest rate. It is also known as yield on similar bond. मतलब अगर एक बॉन्ड दिया हुआ है और सिमिलर बॉन्ड्स के रेट दिए हुए हैं तो सिमिलर बॉन्ड का जो रेट होगा वो RE होगा, अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। तो तीन अलग नाम से भी क्वेश्चन में आपको दे सकता है, अगर दिया रहेगा तो आपको ध्यान देना है कि वो RE दिया हुआ है। वैसे ही YTM को डिस्कस करते हैं। YTM को IRR भी बोलते हैं, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यील्ड ऑफ दैट बॉन्ड। तो कंपेयर करके देखोगे तो अगर यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड दिया है तो RE होगा, और यील्ड ऑफ दैट बॉन्ड होगा, मतलब जिस बॉन्ड की बात चल रही है उसका यील्ड दिया है, यानी कि YTM है। प्राइस टू यील्ड दिया है या मार्केट यील्ड दिया है। तो ये सारे वर्ड्स इंस्टीट्यूट यूज़ कर सकता है सेम वर्ड्स के लिए, यानी कि YTM RE के लिए। आपको अच्छे से याद करके जाना है कि किसको क्या बोलते हैं। नोट, ऑलवेज मेक श्योर दैट RE और YTM इज इन लाइन विथ N यानी कि मैच्योरिटी पीरियड। इसका बेसिक मतलब ये निकलता है कि RE या YTM को मैच्योरिटी पीरियड के हिसाब से लेना चाहिए, या फिर कूपन के पीरियड के हिसाब से लेना चाहिए। दोनों आपको ध्यान देना है। इसका क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब ये निकल रहा है कि मान के चलो कूपन ईयरली है तो YTM और RE जब यूज़ करो वो भी पर एनम होना चाहिए, यानी कि ईयर का होना चाहिए रेट। अगर मान के चलो कूपन जो पीरियड वो ईयरली की जगह सेमी एनुअली है, मतलब हर 6 महीने में कूपन पे किया जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि RE और YTM भी आपको सेमी एनुअल वाला रेट यूज़ करना है। स्टूडेंट से बहुत बार ये मिस्टेक हो जाती है कि वो लोग सही रेट इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि उनको ये तो समझ में आ जाता है कि RE यूज़ करना है या YTM यूज़ करना है, बट वो पीरियड का ध्यान नहीं देते। यानी कि अगर कूपन हाफ ईयरली यानी कि सेमी एनुअली पे हो रहा है तो भी रेट एनुअल का यूज़ कर देंगे, जो कि बहुत रॉन्ग है। आपको ये जो रिलेशनशिप है उसको हमेशा समझ के चलना है कि अगर पर एनम आप रेट ले रहे हो तो कूपन ईयरली होना चाहिए, साथ साथ अगर कूपन का पीरियड सेमी एनुअली है तो आपको रेट भी सेमी एनुअल करके लेना चाहिए।
मतलब अगर साल भर का रेट 12% है, 12% पर एनम है, और अगर सेमी एनुअल कूपन है तो आपको 12% नहीं लेना चाहिए पर एनम, आपको लेना चाहिए 12/2 यानी कि 6% लेना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस। तो इस बात का ध्यान देना है कि कूपन का पीरियड क्या है या फिर मैच्योरिटी पीरियड क्या है और आर या वाई क्या है, तो दोनों आपस में सेम पेज पे रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ब्रॉडली 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं। एक होता है जीरो कूपन बॉन्ड, एक होता है परपेचुअल बॉन्ड, एक होता है प्लेन वनीला बॉन्ड। प्लेन वनीला के नीचे लिखा है मैंने टिपिकल बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि अभी जो हमने बॉन्ड डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, जिसमें 15 रुपीज़ 50 रुपीज़ मिल रहे थे और एंड में 200 मिल रहा था, वो एक तरीके का प्लेन वनीला बॉन्ड है। और मेजरली बॉन्ड का चैप्टर प्लेन वनीला बॉन्ड को कवर करता है। बट जीरो कूपन बॉन्ड एक हटके बॉन्ड है और परपेचुअल बॉन्ड भी थोड़ा हटके बॉन्ड है, तो इसे अलग डिस्कस करेंगे। बट मेजर क्वेश्चंस, मेजर जो चैप्टर है और मेजर मार्केट में भी जो बॉन्ड की ट्रेडिंग होती है वो प्लेन वनीला बॉन्ड की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड को शॉर्टकट है याद करने का, इसमें आपको मैच्योरिटी पीरियड मिलेगा यानी कि एन मिलेगा, कूपन नहीं मिलेगा। तो क्या शॉर्टकट है कि मैच्योरिटी पीरियड मिलेगी लेकिन कूपन नहीं मिलेगा। मतलब ये ऐसा बॉन्ड है जहाँ पे कूपन पेमेंट्स नहीं होते। तो क्या होता है, तो यानी कि आज इसकी एक प्रेजेंट वैल्यू रहती है, आज एक प्रेजेंट वैल्यू रहेगी बॉन्ड की, चाहे IV0 चाहे P0, और मैच्योरिटी पीरियड पे इसकी एक फ्यूचर वैल्यू रहेगी। फ्यूचर वैल्यू इज नथिंग बट रिडेम्पशन अमाउंट। तो आज इसकी एक प्रेजेंट वैल्यू रहेगी चाहे IV0 चाहे P0, और एक फ्यूचर में इसकी वैल्यू रहेगी रिडेम्पशन अमाउंट जो आपको रिडीम होकर मिल जाएगा, और एक मैच्योरिटी पीरियड रहेगा। तो अगर एक एग्जाम्पल लूँ कि 100 रुपये का बॉन्ड मैंने खरीदा और 5 साल बाद वो रिडीम हो गया 170 रुपीज़ में, 5 साल बाद वो रिडीम हो गया 170 रुपीज़ में। बीच में कुछ कूपन मतलब कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा रिटर्न के रूप में। तो वो जो आपको मिलेगा फ्यूचर में 170, और आज आपने 100 दिया, ये जो आपने बॉन्ड परचेस किया ये कहलाता है जीरो कूपन बॉन्ड, जिसमें रिटर्न का सिर्फ एक पोर्शन मिलेगा कैपिटल अप्रिसिएशन का, जो आपका इंटरेस्ट है यानी कि आपका कूपन पेमेंट्स है वो नहीं मिलेगा। तो उसको पुल करेंगे पीछे, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + r का पावर n। ये फॉर्मूला है बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। फ्यूचर वैल्यू का मतलब रिडेम्पशन अमाउंट होता है। अब प्रेजेंट वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रेजेंट वैल्यू दो तरीके से हो सकती है, तो IV0 या तो P0। यानी कि बॉन्ड की आज की प्राइस निकालनी हो तो या तो आप इंट्रेंसिक वैल्यू यूज़ कर सकते हो या फिर एक्चुअल वैल्यू यूज़ कर सकते हो। इंट्रेंसिक वैल्यू कब निकलेगी, जब आप फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1 + RE का पावर n से। और P0 कब निकलेगा, जब आप फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड करोगे 1 + YTM के पावर n से, n यानी कि मैच्योरिटी पीरियड। ऊपर में लिखा हुआ है टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं है, यानी कि जिस क्वेश्चन में कैपिटल गेन टैक्स का डेटा नहीं दिया हुआ है उसमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर IV0 निकालना है आपको तो फ्यूचर वैल्यू यानी कि रिडेम्पशन अमाउंट अपन 1 + RE का पावर n, और अगर आपको P0 एक्चुअल वैल्यू यानी कि एक्चुअल प्राइस निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू यानी कि रिडेम्पशन अमाउंट अपन 1 + YTM का पावर n। नोट, इफ फ्यूचर वैल्यू इन P0 गिवन देन कैलकुलेट YTM। तो अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में 4 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, P0, फ्यूचर वैल्यू, YTM और n। तो अगर आपको 3 दिए हुए हैं, कौन कौन से, आपको फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, आपको P0 दिया हुआ है और मैच्योरिटी पीरियड n दिया हुआ है, तो YTM एक मिसिंग फिगर की तरह काम करेगा, तो वहाँ से YTM निकाल सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन में आपको टैक्स का डेटा दिया रहेगा तो अगर आपको क्वेश्चन में टैक्स का डेटा दिया रहेगा तो आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है कि जो आपका रिडेम्पशन अमाउंट है जिसे हम फ्यूचर वैल्यू बोल रहे हैं, उसमें से कैपिटल गेन का टैक्स का अमाउंट माइनस करना है और बाकी फॉर्मूला सेम रखना है, यानी कि P0 इज इक्वल टू रिडेम्पशन अमाउंट माइनस कैपिटल गेन टैक्स अमाउंट अपॉन 1 + YTM का पावर n। अब कैपिटल गेन का टैक्स अमाउंट कैसे निकलता है, चलिए देखते हैं। तो कैपिटल गेन टैक्स किसको अराइज होगा,
कैपिटल गेन टैक्स अराइज होगा इन्वेस्टर को। कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन डायरेक्ट टैक्स में आपने देखा होगा कि आज आपने कोई कैपिटल एसेट परचेज की और थोड़े लंबे समय बाद आपने उसको बेच दिया, तो वहाँ पे जो आपको डिफरेंस कमाई होती है वो कहलाती है कैपिटल गेन, और उस पर गवर्नमेंट को एक टैक्स पे करना होता है जो कहलाता है कैपिटल गेन टैक्स। तो उसको निकालते ऐसे हैं कि रिडेम्पशन अमाउंट सबसे पहले ले लेंगे। एक तरीके रिडेम्पशन अमाउंट आपकी सेल प्राइस का काम करेगा कि आपने वो बॉन्ड को कितने में बेचा, माइनस कर देंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिसको कहते हैं ICOA। ये DT में आपने काफ़ी बार देखा होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब होता है कि आप जब रिडीम कर रहे हो, वो 5वें साल पे खड़े हो, जब आपने खरीदा था तो जीरो पीरियड था, तो जीरो पीरियड में अगर आपने 100 रुपये का खरीदा था तो उसकी आज फ्यूचर वैल्यू निकाली जाएगी और देखा जाएगा कि आज उसकी क्या वैल्यू हो सकती है। इंडेक्सेशन किया जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन का उसमें फैक्टरिंग किया जाएगा और देखा जाएगा कि 100 रुपये की चीज़ आज के मार्केट के हिसाब से कितने वर्थ की है। तो पता चला कि अगर आपने सेल किया है 150 में और 100 रुपये की चीज़ का इंडेक्सेशन किया गया और वैल्यू है 120, तो कायदे से आपका 30 रुपीज़ का कैपिटल गेन है। यानी कि आपने 120 रुपये की चीज़ जो आज है उसको 150 रुपये में बेचा आज, तो 30 रुपये का कैपिटल गेन हुआ आपको आज। ये जो इंडेक्सेशन किया जाता है ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो दो डेटाज हैं, मतलब परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस, वो अलग अलग टाइमलाइन में खड़ी है। परचेज प्राइस खड़ा है 0 पीरियड पे और सेल प्राइस खड़ा है 5th पीरियड पे, यानी कि 5वें साल पे। तो सिंस ये दोनों कंपेरेबल नहीं है तो हमें आज की कॉस्ट यानी कि 5वें साल की कॉस्ट निकालनी है। तो 5वें साल की कॉस्ट निकालने के लिए इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। तो 100 रुपये की चीज़ का इंडेक्सेशन किए तो पता चला वो 120 रुपये की है आज। तब हम कंपेयर कर सकते हैं कि 150 की चीज़ में आपने बेचा 120 की चीज़ वाले को, तो 30 रुपीज़ का आपको कैपिटल गेन हो गया। यही कैपिटल गेन कहलाएगा कैपिटल अप्रिसिएशन जब क्वेश्चन में टैक्स दिया रहेगा। मतलब ये कि थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था स्टार्टिंग में कि आपको जो रिटर्न मिलता है, ये देखिए आपको जो रिटर्न मिलता है उसमें इंटरेस्ट पर कैपिटल अप्रिसिएशन है। तो ये कैपिटल अप्रिसिएशन को थोड़ा रिफाइन करूँ तो जब क्वेश्चन में टैक्स का रिटर्न नहीं दिया रहेगा तो आप निकालेंगे RA माइनस इन्वेस्टमेंट, जिसे कहेंगे हम RA रिडेम्पशन अमाउंट माइनस P0। आपके जेब से P0 लगा और आपने RA पे खरीदा, क्योंकि टैक्स का डेटा नहीं है तो इंडेक्सेशन नहीं कर सकते, तो P0 जीरो पीरियड पे और RA 5th पीरियड पे, तो आपने उसको लेस कर दिया। ये तब कर पाओगे जब टैक्स नहीं रहेगा। जब टैक्स रहेगा क्वेश्चन में तब आप इंडेक्सेशन भी कर पाओगे, और जैसे आप इंडेक्सेशन करोगे तब आपका जो कैपिटल गेन आएगा यानी कि कैपिटल अप्रिसिएशन आएगा वो होगा रिडेम्पशन अमाउंट RA माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब आपका जो P0 है उसको आप इंडेक्सेशन रेट से मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस इंडेक्सेशन रेट के पावर n से, तब इंडेक्स्ड P0 लोगे। तो शॉर्ट में फॉर्मूला हो गया RA माइनस इंडेक्स्ड P0। तो कुल मिला के कहानी का समरी क्या हुआ? समरी ये हुआ कि कैपिटल अप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन में टैक्स का डेटा नहीं दिया हुआ है तो RA माइनस P0 जो ऊपर देखे, और अगर टैक्स का डेटा दिया हुआ तो कैपिटल अप्रिसिएशन कहलाएगा RA माइनस इंडेक्स्ड P0। सिंपल। तो कैपिटल गेन का अमाउंट आपका आ जाएगा, उस पर आपको टैक्स पे करना है, तो टैक्स का परसेंटेज दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो टैक्स का परसेंटेज मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल गेन के अमाउंट से, तो कैपिटल गेन टैक्स का अमाउंट आ जाएगा और इसको आपको लेस करना पड़ेगा रिडेम्पशन अमाउंट से टू अराइव एट P0। दो नोट्स दिए हुए हैं। नो कूपन इज पेड, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जीरो कूपन बॉन्ड में कूपन नहीं मिलेगा बट मैच्योरिटी पीरियड का डेटा मिल जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है मैकलोज ड्यूरेशन इज इक्वल टू ड्यूरेशन इज इक्वल टू D। अब ये जो मैकलोज ड्यूरेशन है ये आने वाले डिस्कशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट जीरो कूपन बॉन्ड पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जीरो कूपन बॉन्ड से रिलेटेड सारा डेटा एक ही जगह पे लिखवा दूँ। तो अभी मैं आपको ये समझा नहीं रहा कि होता क्या है, बट आपको ये नोट कर लेना चाहिए कि मैक्लो ड्यूरेशन यानी कि ड्यूरेशन जीरो कूपन बॉन्ड में मैच्योरिटी पीरियड के बराबर होता है, यानी कि n के बराबर होता है। तो अगर n 5 ईयर्स है यानी कि मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स है तो D की वैल्यू भी आपको 5 ईयर्स लेनी है।
ये मैं अभी लिखवा दे रहा हूँ, आगे चल के एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन पे बहुत हेल्प करेगा। ज़ीरो कूपन बॉन्ड का जो डी है वो मैच्योरिटी पीरियड के बराबर होता है। आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑन 31st March 2013 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सिक्योरिटी का नाम है ज़ीरो कूपन, फेस वैल्यू 10,000, मैच्योरिटी 31st March 2023। तो अब नोटिस करो कि 2013 पे आप खड़े हो और 2023 में वो मैच्योर होगा, तो एक तरीके से 10 साल बाद मैच्योर होगा। कूपन नॉट एप्लीकेबल, कूपन डेट नॉट एप्लीकेबल। ऑब्वियस सी बात है कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड में मैच्योरिटी पीरियड का डेटा तो रहता है, लेकिन कूपन का डेटा नहीं रहता है, मतलब कूपन नहीं पे किया जाता। कैलकुलेट इफ 10 years यील्ड इज 7.5% पर एनम। यहाँ पे सिर्फ यील्ड लिखा हुआ है, मतलब ज़ीरो कूपन बॉन्ड की सिर्फ यील्ड। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि यील्ड ऑफ दैट बॉन्ड दिया रहेगा तो वाईटीएम लेना है, तो यहाँ पे हमारा वाईटीएम है 7.5% पर एनम। व्हाट प्राइस द ज़ीरो कूपन बॉन्ड वुड फेच ऑन 31st March 2013। 31st March 2013 यानी कि आज उस बॉन्ड की क्या प्राइस होनी चाहिए, वुड फेच। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया हुआ है। सिंस आपको क्वेश्चन में रिडेम्पशन अमाउंट नहीं दिया हुआ, तो हम अज्यूम करेंगे कि इट इज़ रिडीम्ड एट पार। तो हम अज्यूम करेंगे कि इट इज़ रिडीम्ड एट पार, यानी कि फेस वैल्यू इज इक्वल टू रिडेम्पशन अमाउंट, यानी कि आर ए विच इज़ नथिंग बट द फ्यूचर वैल्यू हमारे फॉर्मूला में 10,000 रुपये। एन हमारा होगा 31st March 13 से लेकर के 31st March 13 से लेकर के 31st March 23 तक, यानी कि 10 ईयर्स। कूपन नहीं मिलेगा हमको। यील्ड यानी कि वाईटीएम दिया हुआ है 7.5% पर एनम। पर एनम यानी कि साल भर का रेट, तो 7.5/100 यानी कि 0.075 दिया हुआ है। अब देखिए मैच्योरिटी पीरियड यानी कि एन आपको ईयर्स में दिया हुआ है एन, तो वाईटीएम भी आपको ईयरली लेना है। तो जैसे थोड़ी देर पहले समझा रहा था मैं आपको नोट लिखा के, कि आपको ये बात का ध्यान देना है कि आरई और वाईटीएम जब आप यूज़ कर रहे हो तो इट शुड बी इन लाइन विथ मैच्योरिटी पीरियड और कूपन पीरियड। ज़ीरो कूपन बॉन्ड में सिंस कोई कूपन नहीं होता, तो हमें मैच्योरिटी पीरियड को चेक करना चाहिए कि मैच्योरिटी पीरियड अगर ईयर्स में है, हमारे केस में 10 ईयर्स है, तो रेट भी हमको ईयरली लेना चाहिए। क्वेश्चन में हमको 7.5% पर एनम दिया हुआ है, तो डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और एग्जाम में सिली मिस्टेक होने के बहुत हाई चांसेस रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप आर ई यूज़ कर रहे हैं या वाई टी एम यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको कूपन पीरियड के हिसाब से या फिर मैच्योरिटी पीरियड के हिसाब से मैनेज करो, उसको सेम पेज पे लेके आओ। जैसे क्वेश्चन ने कहा कि व्हाट द प्राइस जेड सी बी वुड फेच, यानी कि हमको पी ज़ीरो निकालना है। पी ज़ीरो निकालने का तरीका होगा, इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं दिया हुआ, तो पी ज़ीरो यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू यानी कि रिडेम्पशन अमाउंट अपन 1 + वाईटीएम का पावर एन। फॉर्मूला पुट करेंगे तो पी ज़ीरो इज इक्वल टू 10,000 रुपये अपन 1 + 0.075 का पावर 10। सॉल्व करोगे तो आएगा पी ज़ीरो 4,852 4852। इस 4852 का मतलब ये निकल रहा है कि फ्यूचर में जो आप मुझे बॉन्ड दे रहे हो 10 साल बाद, जो मैच्योर करोगे 10,000 रुपये में, और वाईटीएम इसका 7.5% है, यानी कि इसकी आज की वैल्यू 4852 है। एक्चुअल प्राइस इसकी 4852 चल रही है। इसका वाईटीएम 7.5% है, यानी कि जो रिटर्न है, इसका एक्चुअल रिटर्न है वो 7.5% है, और ये 10 साल बाद रिडीम होगा 10,000 रुपये में। 4852, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आ रहा है परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड में उल्टा है, यहाँ पे आपको मैच्योरिटी पीरियड नहीं मिलेगी बट कूपन मिलेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि इसमें जो कूपन्स हैं वो मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी। मतलब मिलते जाएगा कूपन, मिलते जाएगा कूपन, कभी भी रिडीम नहीं होगा।
इसलिए परपेचुअल बॉन्ड को नॉन रिडीमेबल बॉन्ड या इररिडीमेबल बॉन्ड भी कहा जाता है। मतलब ये ऐसा बॉन्ड है जिसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, सिर्फ कूपन 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 देता रहेगा ज़िंदगी भर। ऐसे केस में जब प्रेजेंट वैल्यू निकालने जाएंगे तो वो रहेगी कूपन अमाउंट अपॉन रेट। अब अगर आप IV0 निकालना चाहेंगे तो आएगा कूपन अमाउंट अपॉन RE। अगर P0 निकालना चाहेंगे तो कूपन अमाउंट अपॉन YTM। इसके नोट देख लेते हैं। इसमें मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, मैंने कहा था N की वैल्यू नहीं मिलेगी। इसमें जो मैक्लो ड्यूरेशन रहता है उसका फॉर्मूला है 1 + YTM अपॉन YTM। तो अभी आप लिख लो, आगे चल के डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि मैक्लो ड्यूरेशन होता क्या है। बट सिंस परपेचुअल बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो यहीं पे नोट हो जाना चाहिए कि इसका जो D का वैल्यू है वो 1 + YTM 1 YTM के बराबर है।